ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, निम्न समीकरण द्वारा परिभाषित फलन, निम्न समीकरण द्वारा परिभाषित फलन W, निम्न समीकरण द्वारा परिभाषित फलन W z के किस मान के लिए, z के किस मान के लिए, z के किस मान के लिए विश्लेषिक नहीं है, z के किस मान के लिए विश्लेषिक नहीं है। कि जो फंक्शन आपको दिया गया है वो फंक्शन z की किस वैल्यू के लिए विश्लेषिक या एनालिटिक नहीं है। फंक्शन दिया गया आपको w इक्वल टू 1 प्लस जेड अपॉन w इक्वल टू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। कि जो फंक्शन दिया गया वो z की किस वैल्यू के लिए एनालिटिक या विश्लेषिक नहीं है। अब देखो इस सवाल में तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको कि फंक्शन कहाँ परिभाषित नहीं है, z इक्वल टू 1 पर। लेकिन कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनमें फंक्शन से पता नहीं चलेगा। भाई फंक्शन आपको पता देखने से नहीं चलेगा। भाई इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि जैसे z इक्वल टू क्या रखेंगे 1, और z इक्वल टू 1 रखते ही फलन परिभाषित ही नहीं हुआ। अगर फलन से पता नहीं चल पा रहा हो तो फिर क्या करेंगे, इसका अवकलन या डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करते हैं, इसका अवकलन या डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करो, देखिए इसका z के रेस्पेक्ट में क्या आता है, dw अपॉन dz करो। भाई इसमें तो ज़रूरत नहीं है लेकिन बाकी और सवालों में ज़रूरत होगी इसकी। करो देखिए dw अपॉन dz करके बताओ मुझे क्या आ रहा है। देखो इसका dw अपॉन dz करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो dw अपॉन dz तो कितना आ रहा है बेटा, 2 अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये तो कर लोगे सब। इसका मतलब अब देखा जाएगा कि dw अपॉन dz, तो कैसे चेक करेंगे यहाँ कि dw अपॉन dz z इक्वल टू 1 पर परिभाषित नहीं है या 1 के लिए विद्यमान नहीं है, 1 पर परिभाषित या डिफाइन नहीं है। भाई वो वैल्यू z की जिसके लिए फंक्शन में दिक्कत हो, दिक्कत का मतलब इनफाइनाइट बनता हो, तो कौन सी वैल्यू है, z इक्वल टू 1। तो इसका मतलब z इक्वल टू 1 वो पॉइंट होगा, z इक्वल टू 1 पर फलन या फंक्शन क्या नहीं होगा, विश्लेषिक या एनालिटिक नहीं होगा। z इक्वल टू 1 पर फलन या फंक्शन विश्लेषिक या एनालिटिक नहीं होगा। अब देखो इसमें तो क्या है कि शुरू में ही पता चल रहा था कि फंक्शन के खुद के ही दिक्कत कहाँ है, z इक्वल टू 1 पर दिक्कत है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिनमें फंक्शन देखने से पता नहीं चलेगा, तो उन सवालों में आपको क्या करना पड़ेगा, dw अपॉन dz करना पड़ेगा। और dw अपॉन dz की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को देखेंगे कि ये कहाँ दिक्कत कर रहा है। भैया अवकलनीय भी तो सब जगह होना चाहिए। तो ये तो आसान सा सवाल था, ये तो नोट करो। फिर देखो अगला देखते हैं।
तो एक सीट मिलेगी आपको प्रीवियस ईयर, है ना, कॉम्प्लीट। हाँ मिली होगी रहा हूँ, है ना। हाँ तो मिली है, उसको घर पे कोशिश करना, जितने हो पाते हो जाएंगे, बाकी लूँगा। और के अंदर में भी सबका वीडियो पीडीएफ दोनों सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, है ना। अब देखो अगला सवाल। सेम इसी टाइप का सवाल रहेगा। विश्लेषिक चेक कर, ठीक है, कि कहाँ नहीं होगा। z इक्वल टू दिया हुआ है e टू द पावर माइनस वी, और ये दिया हुआ माइनस कोस यू, माइनस को प्लस, और यू वी का मतलब क्या बताता है वो हम जानते हैं कि यू वी कहाँ से आते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी। ये सवाल दिया हुआ, इसमें ये पूछा है कि z के किस मान के लिए ये फलन या फंक्शन विश्लेषिक नहीं होगा। सवाल वही है पिछले वाला ही। भाई पिछले में भी तो यही था ना कि z का वो मान बताओ जिसके लिए विश्लेषिक नहीं है, बराबर था w के, तो डी डब्ल्यू अपॉन क्या कर लिया, डी जेड। अब यहाँ दिया हुआ है z, अब z दिया हुआ, इधर क्या लिखे हुए हैं, यू वी। यू वी का मतलब यू वी किसके पार्ट है, w के। तो भाई अब इसका उल्टा काम करना पड़ेगा, z का किसके रेस्पेक्ट में देखूंगा, w के रेस्पेक्ट में। लेकिन w का एक साथ तो देख नहीं सकता, क्योंकि w का देखने के लिए या तो u के रेस्पेक्ट में देखो या किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में। तो हम एक काम करते हैं, इसको या तो भाई इसको एक काम करो, या तो इसको w में बना लो, या तो इसको क्या बना ले, w में। लेकिन w में बनना इतना आसान नहीं है ये। मैं w में तो जब वहीं वहाँ ही तो w लिख सकते हो जहाँ क्या लिखा हुआ हो, u प्लस आयोटा वी। अब इसमें u प्लस आयोटा वी कहाँ दिख रहा आपको, बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि भाई z को टुकड़ों में सोल्व कर लेते हैं। z का w के साथ करने की बजाय हम z का किसके रेस्पेक्ट में कर लें, एक बार u के रेस्पेक्ट में। भाई w का करने की बजाय पहले किसके रेस्पेक्ट में कर लें, u के रेस्पेक्ट में। अब जैसे u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बोर्ड पे देखो इसका होगा क्या, अरे इस बाहर वाले का होगा क्या, नहीं होगा। इसके बाद यहाँ देखो अंदर होगा क्या, होगा। कॉस का कितना हुआ, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये कितना बना, साइन यू। यहाँ से देखो प्लस आयोटा, ये कितना हो गया, कोस यू। अब बन तो गया, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब ये जैसे ये बन जाए तब ये सोचा करो कि इसको कोई काम में ले लें और जेड में बना लें। भाई ये सोचना आपको इस सवाल में कि इसको किस तरीके से व्यवस्थित करें कि इन सब से छुटकारा मिल जाए और ये किस में बन जाए, जेड में। जेड बने, जेड स्क्वायर भी बनेगा कई जगह। अब किससे गुणा कर लें इसको, आयोटा से। तो देखो आयोटा से अगर मैं गुणा करूं तो ये तो हो गया e की पावर माइनस वी। ऊपर नीचे आयोटा से गुणा कर दूं, नीचे वाला तो नीचे लगा दिया। ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये तो हो जाएगा आयोटा साइन यू। आगे लिख दूं क्या इसको, और ये हो गया आपके पास कितना, माइनस कितना हुआ, कॉस यू। अब बताओ ये क्या नज़र आ रहा है आपको, अरे कितना नज़र आ रहा है, जेड, और ये बच रहा आयोटा। तो इस आयोटा को कैसे व्यवस्थित करूं, भाई आयोटा नीचे आ रहा है ना, तो ऊपर नीचे एक आयोटा और लगा लो, तो नीचे वाला तो क्या बन जाएगा, माइनस। तो इसको ऐसा लिख दूं क्या, माइनस आयोटा, और ये क्या बन गया, जेड। किसके बराबर चले थे, डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू के बराबर चले थे अपन। डी जेड अपॉन कितना था, डी डब्ल्यू। अब डब्ल्यू का जेड के रेस्पेक्ट में देखा जाता है, पिछले सवाल को देखो। भाई फलन क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू फंक्शन होता है, और किसके रेस्पेक्ट में देखा जाता है, जेड के रेस्पेक्ट में। तो जेड के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा तो उल्टा करना पड़ेगा इसका। तो कितना लिखो इसको, डी डब्ल्यू अपॉन कितना होगा, डी जेड, और ये हो गया माइनस का 1 अपॉन आयोटा जेड।
अब इसके दिक्कत कहाँ है, इस फंक्शन के जो लिखा हुआ है इसमें प्रॉब्लम किस पॉइंट पे है, ज़ीरो पर। और अगर ज़ीरो रख देंगे तो नीचे क्या बनेगा, इनफाइनाइट। तो किस पॉइंट पे परिभाषित नहीं है ये, ज़ीरो पर। तो z इक्वल टू ज़ीरो पर क्या है, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड विद्यमान नहीं है, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब जिस पॉइंट पे दिक्कत होता है उस पर अवकलनीय हुआ क्या, नहीं हुआ। नहीं हुआ तो विश्लेषिक एनालिटिक होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब कौन से पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा, z इक्वल टू ज़ीरो पर विश्लेषिक नहीं है। ये आया हुआ है लास्ट ईयर एग्जाम में, एक ग्रेड फर्स्ट में आया हुआ है, एक सेकंड में आया हुआ है। 2 सवाल कराऊंगा अभी, करो देखे नोट। चले बेटा अगले सवाल पे, लिख लिया ना सबने। अगला देखो, इसी टाइप का सवाल है, बताना दे क्या होगा। ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला भी और इससे अगला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, z इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक u कॉस v, साइन हाइपरबोलिक u कॉस v प्लस आयोटा कॉस हाइपरबोलिक u प्लस आयोटा कॉस हाइपरबोलिक u साइन v। और u v कहाँ से आते हैं वो आपको पता ही है, w इक्वल टू यू प्लस क्या होता है, आयोटा v। बताओ देखिए, जैसे पिछला सवाल किया है उसी पैटर्न से एडजस्ट होना चाहिए। करो देखे, बताता हूँ, समझ गया मैं क्या कह रहे हो।
करो एक बार u के रेस्पेक्ट में करो, फिर पिछली बार जैसे एडजस्ट किया था वैसे क्या एडजस्ट होता है करो, देख कोशिश करो। आया हुआ सवाल है ये, संस्कृत वाली जो एग्ज़ाम लगी थी अभी उसमें आया था ये सवाल। हाँ भाई, हो रहा है क्या कुछ? नहीं हो रहा? देखो, ये दिया हुआ z इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक u cos v प्लस आयोटा कोस हाइपरबोलिक u साइन v। ज़रूरत तो उसी की होगी डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की, लेकिन z दिया हुआ है तो हम चाहेंगे कि अब क्या करें, डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू। अब डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू एक साथ तो कर नहीं सकते क्योंकि किस में बटा हुआ है, u और v में। तो एक बार हम z का किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, u के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अभी इस पे बाद में बात करेंगे, है ना। अब यहाँ से देखो कितना हुआ, u के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो साइन का कितना हुआ, कॉस हाइपरबोलिक u, और ये रह गया कॉस v, और प्लस यहाँ से देखें तो ये हो गया आयोटा साइन हाइपरबोलिक u, और ये कितना हो गया आपके पास, साइन v हो गया। यही बना। अब पिछली बार तो क्या था कि ये करते ही ऊपर वाला दिखने लग गया था, नहीं दिख रहा था ना ऊपर वाला। अब इसमें नहीं दिख रहा तो देखो क्या करें। अब इन सवालों में देखो सोचना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं होगा कि क्या करेंगे। अब यहाँ से देखो एक काम करता हूँ मैं, इस z का करता हूँ स्क्वायर। भाई z तो एडजस्ट हो नहीं रहा डायरेक्ट, तो z का क्या करूँगा, स्क्वायर करके देखूंगा कि उससे एडजस्ट होता है क्या। तो स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर कितना होगा बताओ इसका, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u कॉस स्क्वायर कितना हो गया v, आयोटा स्क्वायर माइनस, और ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर u, और कितना होगा, साइन स्क्वायर v होगा, प्लस 2 आयोटा, और कितना हो गया साइन हाइपरबोलिक u, और कितना है कॉस v, इसके साथ साथ कॉस हाइपरबोलिक u, और कितना है साइन v, साइन v। अब यहाँ से देखो ये हुआ आपका z स्क्वायर। अब क्या करें, अब देखो z स्क्वायर लिख तो दिया, z स्क्वायर लिखते ही ये किस में आ गए, स्क्वायर में। तो ये इसका स्क्वायर करके देखें, भाई इसका स्क्वायर करें तो आयोटा गुणा करने से भी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ है दोनों कोस कोस, यहाँ आ रहे साइन कोस, यहाँ आ रहे साइन साइन, यहाँ आ रहे कोस साइन, तो आयोटा से होगा क्या, नहीं होगा। तो कोई फॉर्मूला होता है क्या साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर या कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर का। मैं जैसे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। ऐसे कोई हाइपरबोलिक में कोई फॉर्मूला होता है क्या, बताओ देखें। बताया भी था शायद मैंने एक दिन, अभी 1-2 दिन पहले ही बताया। और इसमें भी एक सवाल होना चाहिए आपके पास कहीं ना कहीं, बताओ फिर भी बताओ। चलो, कोई फॉर्मूला होता है क्या, किसी को नहीं मालूम, होता तो है। देखो भाई फॉर्मूला होगा आपके पास, देखो
ये फॉर्मूला लिख लेना साइड में, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, जो भी थीटा यू लिखना चाहो, वो बराबर होता है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू के। या ऐसे समझ सकते हो इसको कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू और इक्वल टू कितना होता है 1। अब इसको काम में लेंगे, देखो इसको यहाँ काम में लेते हैं तो कितना बनेगा बताओ, कितना होगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू और कितना हुआ -1। भाई इसकी जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे एडजस्ट करना, इसको इससे कर लो चाहे इससे इसको कर लो, एक ही बात है वो तो। लेकिन यहाँ आ रहा है दोनों कोस और यहाँ आ रहे हैं किस में, साइन कोस में, यही तो आ रहा है, तो एक तो बने तभी तो एडजस्टमेंट होगा। इसके बाद ये हो गया आपके पास कोस स्क्वायर वी माइनस, इसमें ही फॉर्मूला लगा लो, तो ये किसके बराबर होगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू और ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर वी। और आगे इसमें कुछ नहीं करेंगे, 2 आयोटा साइन हाइपरबोलिक यू कोस वी और ये हो गया कोस हाइपरबोलिक यू और ये कितना हुआ साइन वी। यही बना आपके पास। अब देखो इसको थोड़ा ओपन करते हैं तो ये बन गया जेड स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से देखो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू और ये हो गया कोस स्क्वायर वी, ठीक है, माइनस कितना हो गया कोस स्क्वायर, इसको बाद में लिखेंगे, माइनस यहाँ से देखो इसको लिख दो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू और ये हो गया साइन स्क्वायर वी, इसको भी बाद में लिख देंगे, और ये हो गया प्लस 2 आयोटा साइन हाइपरबोलिक यू कोस वी और ये हो गया बेटा कोस हाइपरबोलिक यू और कितना हुआ साइन वी। बना आपके पास, दो पीछे छोड़ के आए, किस किस को, माइनस कोस स्क्वायर वी को और माइनस साइन स्क्वायर वी को, ऐसा ही है। अब देखो अब ज़रूर सेम हो गए, ये कोस कोस साइन साइन यहाँ से मैच हो रहे हैं, लेकिन मैच तो हो रहे हैं, लेकिन ये क्या है स्क्वायर, तो क्या इसका स्क्वायर यही है क्या यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या ये इसका स्क्वायर है क्या, लाइन तो खींचनी तो पहले, हाँ है ना, हाँ क्या ये इसका स्क्वायर है क्या बताओ, भाई इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर यहाँ हो गया, माइनस का आयोटा का -1 स्क्वायर, ये दोनों पद आ ही गए, तो क्या लिखूँ दे बताओ इसकी जगह, ये बन गया जेड स्क्वायर और ये कितना हुआ डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का होल स्क्वायर, और आगे वाला कितना है, आगे वाला कितना हो गया -1, माइनस कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो गया। अब यहाँ से देखो ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का होल स्क्वायर, यही बना। अब मुझे ज़रूरत किसकी है, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की ज़रूरत है, तो उल्टा करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 और अंडर रूट भी लग जाएगा और क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये बन गया। अब इस फंक्शन में दिक्कत बताओ किस पॉइंट पे है, ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस 1 बना आपके पास नीचे, तो दो वैल्यू पे दिक्कत है, जेड इक्वल टू आयोटा पे और माइनस आयोटा, आयोटा रखते क्या होगा आयोटा स्क्वायर -1 + 1 0, और माइनस आयोटा रखूँगा तो भी बेटा क्या है स्क्वायर, तो वो भी आयोटा स्क्वायर -1 + 1 कितना हो जाएगा 0। तो कौन से दो पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, जेड इक्वल टू प्लस आयोटा और जेड इक्वल टू माइनस आयोटा पर डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड विद्यमान नहीं है, या एग्जिस्ट नहीं करता है, और विद्यमान नहीं है एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब विश्लेषिक नहीं होगा। इसका मतलब कौन से पॉइंट पे विश्लेषिक नहीं होगा, प्लस आयोटा तथा माइनस आयोटा पर विश्लेषिक या एनालिटिक नहीं है। करो देखें नोट, क्या करें हैं, क्या हो गया, क्या मिल गया बेटा, शॉर्टकट नहीं है, पूरे पूरे तरीके से भी सवाल कर दोगे ना जितने, सिलेक्शन हो जाएगा है ना, ये शॉर्टकट तो खा गया अपन को है ना। 150 सवाल में से 60 सवाल नहीं कर पाए अपन है ना पिछली वैकेंसी में, तब शॉर्टकट भूल जाओ है ना, कि सही सही कर दें, आधे ही कर देते कम से कम, आधे भी 75 होते हैं 150 के है ना, वो भी नहीं कर पाए है ना, पूरे तरीके से ही कर देते, कहाँ दिक्कत है ना।
क्या बताएं कि हाइपरबोलिक का जन्म जयपुर के उत्तर दिशा में चौमुखी तरफ हुआ था, ऐसे बताएं क्या? साइन का जन्म कैसे हुआ था बेटा, फिर ये बता। जन्म छोड़ो, अपने एक ये सूत्र जो लिखा ना मैंने उधर कोने में, बस ये याद रख लेना, यही ज़रूरत पड़ेगी। बाकी इनके प्रसार की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोस साइन के प्रसार होते हैं ना, वैसे हाइपरबोलिक के प्रसार होते हैं, तो उनकी ज़रूरत पड़ेगी फंक्शन और लिमिट में। तो अभी समय है उस चीज़ों में। अभी बता तो रहा हूँ, धैर्य तो रखो बेटा, सवाल तो लिख लो। यही तो कहा, अभी सवाल लिख लो फिर बताएंगे इसको भी। अभी सवाल लिख लो, बता देते हैं ना। यही तो कहा था मैंने, उसने पूछा था पिछले सवाल में कि मैंने कहा सवाल लिख लो फिर बता देते हैं, अभी बताएंगे। लिख लिया क्या सबने? अब देखो इस पे बात कर लेते हैं आपके कि ये कब बराबर होगा कब नहीं होगा। देखो लगाओ, नोट लगाओ। यदि एफ जेड अवकलनीय है, यदि डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड अवकलनीय है तो, यदि डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड अवकलनीय है तो, इफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, देन डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड कह दो। चाहे डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड को एफ डैश जेड तो लिख सकते हैं, अरे एफ डैश जेड तो लिख सकते हैं, और ये बराबर होता है बेटा डेल एफ अपॉन डेल एक्स के, और ये बराबर होता है माइनस आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई के। ये बराबर होता है, ये रिजल्ट आते कहाँ से हैं? जो आपको एक बताया था ना, सी आर इक्वेशन लिखाई थी सबसे पहले, कौशी रीमान इक्वेशन बताई थी, और कौन सा कंडीशन थी वो? अरे कौन सी कंडीशन थी? आवश्यक प्रतिबंध। तो उसकी पूरी थ्योरम है, जब थ्योरम प्रूफ करते हैं तो उसमें दो कंडीशन बनती हैं। एक तो जब तुलना करते हैं, दो समीकरण बनते हैं उसमें, एक तो तुलना करने से क्या मिल जाते हैं आपको? सी आर इक्वेशन, और फिर सी आर इक्वेशन को आगे सोल्व करने से ये रिजल्ट आता है कि अगर फंक्शन अवकलनीय है
तो चाहे आप डी डब्ल्यू अपॉन क्या कर लो, डी जेड कर लो, चाहे उस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में कर लो, और अगर वाई के रेस्पेक्ट में करते हो तो किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा से, तब बराबर होगी। अब देखो पीछे जो सवाल किया था इससे पहले वाला समझ में आसानी से आएगा। हाँ ये रहा, देखो ये आया आपके पास डी जेड अपॉन कितना, डी डब्ल्यू। बोले सर यू के रेस्पेक्ट में क्यों, वी के रेस्पेक्ट में कर लें तो क्या हो जाए। भाई मैंने एक्स वाई में बताया, ये किस में है, यू वी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो इसको जैसे ही आप बोले वी के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा बताओ, माइनस ई की पावर माइनस वी, और कितना आएगा माइनस माइनस कोस यू, और प्लस कितना आएगा आयोटा साइन यू, यही आएगा। और यहाँ से कितना आया आपके पास, अरे यहाँ से कितना मिला है, यहाँ से देखो एक आयोटा का डिफरेंस है ना इसमें, अरे इसमें कितना मिला है, इस वाले जब u के रेस्पेक्ट में किया है आपको कितना मिला है, एक माइनस आयोटा, और कितना मिला है e की पावर माइनस वी। अरे भाई ये है कितना, माइनस आयोटा e की पावर माइनस वी, और ये कितना हो गया माइनस कोस यू, और प्लस कितना हो गया आयोटा साइन यू, यही तो मिला आपको। तो ये वो किसके रेस्पेक्ट में किया मैंने, v का मतलब y के रेस्पेक्ट समझ लो, और ये किसके रेस्पेक्ट किया था, x के रेस्पेक्ट। तो ये बराबर कब होंगे भाई, यही तो फॉर्मूला लिख के आए अपन भाई। भाई यहाँ तो यही तो फॉर्मूला अपन ने लिखा है इसके अंदर कि भाई डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड कर लो, चाहे एफ डैश जेड कर लो, चाहे एक्स के रेस्पेक्ट में कर लो, चाहे किसके रेस्पेक्ट में, यू के रेस्पेक्ट में कर लो, और ये किसके बराबर होगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई, और किसके बराबर माइनस आयोटा के। तो एक आयोटा का डिफरेंस आ रहा है। और ये तो कौन सा रूप है बेटा, कार्तीय रूप, कार्टेशियन फॉर्म है ये तो। भाई चाहे एक्स वाई में कह दो, चाहे किस में कह दो, यू वी में कह दो। और ये भी एग्जाम में ये तो नहीं पूछा हुआ, ये जरूर पूछा हुआ है, ध्रुवीय रूप या पोलर फॉर्म, ये एग्जाम में पूछता है कई बार। ध्रुवीय रूप या पोलर फॉर्म, डी डब्ल्यू अपॉन क्या पूछेगा, डी जेड, इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, डेल डब्ल्यू अपॉन कितना होता है, डेल आर, और ये इक्वल होता है माइनस आयोटा अपॉन आर, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। ये एग्जाम में पूछा गया कि जब अवकलज करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, और वो कौन से रूप में करेंगे, ध्रुवीय रूप में, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड किसके बराबर होगा। तो अगला ये भी दे सकता है ऑप्शन में, और ये भी दे सकता है, जैसे यहाँ दे सकता है ना कि डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड किसके बराबर है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स के, या किसके बराबर है, माइनस आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई के। तो ये दोनों नोट करो, और ये इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सवाल बनने के लिए। ये दोनों वहीं से आते हैं जो आवश्यक कंडीशन या नेसेसरी वाली जो थ्योरम होती है, कोशी रीमान आते हैं, वहाँ दो समीकरण बनते हैं, उनकी तुलना करते हैं फिर वास्तविक और काल्पनिक भागों की, तब रिजल्ट आता है। तो कोई एक दो बात ही ऐसी होगी जो हमें याद रखनी पड़ेगी। अब थ्योरम प्रूफ नहीं कर सकते, भी इसका भी डेरिवेशन है, ध्रुवीय रूप लेके चलें, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में करें, फिर वाई, फिर आंशिक अवकलन के हिसाब से संपूर्ण अवकलज देखेंगे। भाई ये तो क्या होता है, आंशिक अवकलज होता है, ये क्या होता है, संपूर्ण अवकलज, इसे क्या कहते हैं, टोटल डेरिवेटिव। तो फिर वो पूरा कैलकुलेशन नहीं कर सकते अपन, वहाँ याद रखना पड़ेगा बेटा। और ये पूछा गया था जो ध्रुवीय रूप है या पोलर फॉर्म। लिख लिया सबने। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, अनुकोण प्रतिचित्रण, कन्फॉर्मल मैपिंग।
अनुकोण प्रतिचित्रण, अनुकोण प्रतिचित्रण या कॉन्फॉर्मल मैपिंग। अनुकोण प्रतिचित्रण या कॉन्फॉर्मल मैपिंग। अब देखो, अनुकोण प्रतिचित्रण पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? प्रतिचित्रण तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? मैपिंग की। प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण भी कह सकते हैं, कई जगह इसे क्या कहेगा? रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन भी कहेगा। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन। भाई अनुकोण प्रतिचित्रण से पहले ये तो पता होना चाहिए कि प्रतिचित्रण होता क्या है, फिर अनुकोण पे बात करेंगे। तो बताओ प्रतिचित्रण क्या होता है, बताइए भी। क्या होता है प्रतिचित्रण? कुछ तो होता होगा, या पहली बार ही नाम सुना? आज नाम तो सुना होगा। अरे नाम तो सुना होगा, या नाम ही आज ही सुना हमने तो, कि कोई नया नाम आया फॉरेन से, है ना, जो आज ही हमें पता चला है। देखो हमारे पास कोई भी फलन या फंक्शन है, कोई भी फलन या फंक्शन W इक्वल टू क्या है आपके पास? एफ जेड इक्वल टू हम नॉर्मली कहते हैं क्या है? U प्लस आयोटा वी। जहाँ हम कहते हैं कि Z इक्वल टू कितना है? X प्लस आयोटा वाई, और W इक्वल टू कितना होता है? U प्लस आयोटा वी। अब यहाँ देखो दो समतल होते हैं। कितने समतल की बात होगी? दो की। एक समतल या प्लेन तो अपने पास होगा, जैसे मैं ये बात करता हूँ, नॉर्मली लिख देता हूँ, ये x हो गया, ये क्या हो गया आपके पास? y। तो ये एक्स वाई में जब बात करते हैं तब तो कौन से प्लेन की बात होती है? जेड प्लेन की। जब एक्स और वाई की बात होती है तब तो कौन से प्लेन की बात होगी? जेड प्लेन की। भाई पॉइंट भी तो ऐसे ही बताया था शुरू में कि किसी समीसर संख्या को यहाँ दिखाते हैं तो ये दूरी एक्स होगी, ये वाई होगी, तो पॉइंट बन जाएगा एक्स कॉमा वाई। और एक तल या प्लेन होता है आपके पास डब्लू प्लेन। एक तल या प्लेन क्या होता है? डब्लू प्लेन या डब्लू समतल। तो डब्लू समतल में भी दो भाग होते हैं, एक वास्तविक और एक कौन सा? काल्पनिक। तो इस एक्स को तो वास्तविक कह देते हैं, इसको क्या कहते हैं? काल्पनिक या इमेजिनरी। तो ये कहलाता है यू, और ये क्या होता है? वी। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे इसके अंदर कि जेड समतल में या जेड समतल का कोई भी बिंदु या पॉइंट जब इस फंक्शन में रखेंगे तो वैल्यू किसकी आएंगी बेटा? डब्लू की। भाई जेड समतल का यहाँ पॉइंट रखेंगे तो वैल्यू किसकी आएंगी? डब्लू की। भाई जेड का मतलब किसकी वैल्यू? एक्स और वाई की। तो वैल्यू किसकी आएंगी? डब्लू की। डब्लू का मतलब वैल्यू किसकी? यू और वी की। तो जेड समतल के किसी बिंदु या पॉइंट या किसी मान के संगत या करस्पॉन्डिंग वैल्यू किस में आएंगी? अरे कौन से समतल में आएंगे? डब्लू समतल में। अब जरूरी है कि यहाँ के पॉइंट की यही वैल्यू आए, कहीं भी आ सकती है। ये पॉइंट आ गया। अब आया किसके कारण? अगर ये संबंध या रिलेशन नहीं होती या ये समीकरण नहीं होते तो क्या इसका पॉइंट उधर आ सकता था? क्या नहीं आ सकता। तो अगर z समतल के किसी बिंदु या पॉइंट के लिए w समतल में आपको कोई मान प्राप्त होता है और उसके लिए कौन से समीकरण या संबंध या रिलेशन हो, w इक्वल टू एफ जेड, अगर ऐसा कोई रिलेशन हो तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? प्रतिचित्रण या मैपिंग कहते हैं। अगर यहाँ बीच में कुछ नहीं दूँ मैं आपको तो क्या इधर वाले की वैल्यू का कोई आंसर इधर आ जाएगा? क्या नहीं आएगा। अब यहाँ चाहे मैं कुछ भी दे दूँ, W इक्वल टू जेड स्क्वायर, अब जेड की वैल्यू यहाँ रखेंगे, उसका स्क्वायर जो भी होगा वो यहाँ कोई पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो हमने लिखा है W इक्वल टू कितना? जेड स्क्वायर, ये क्या कहलाएगा? इसके लिए प्रतिचित्रण कह दें, चाहे क्या कह सकते हैं? रूपांतरण। तो दोनों साइड से रूपांतरण देखेंगे हम। z समतल की वैल्यू के लिए किस में जाएंगे? w में, या कुछ सवालों में w की वैल्यू दी हुई होगी और w वाले के संगत z में क्या बनेगा या कहाँ बनेगा, तो वो क्या कहलाता है आपके पास? जिसकी सहायता से ये होगा, ये जो संबंध कह दो चाहे इन्हें समीकरण कह दो, ये क्या कहलाते हैं आपके पास? प्रतिचित्रण, या क्या कहलाएंगे? रूपांतरण कहलाएंगे। तो यहाँ तक नोट करो, इसको एक नंबर इक्वेशन दो, पहले लिखो और फिर आगे मैं लिखवाता हूँ। देखो
ये पता ही है, ये भी लिख लेना कि भाई यू के अंदर क्या आएंगे, एक्स वाई के फंक्शन, और वी भी किसका फंक्शन है, एक्स वाई का। लिख लिया समीकरण 1 तक। अब लिखो समीकरण 1 तक लिख लिया ना। W इक्वल टू एफ जेड तो लिखना है, अब वो तो हर सवाल में अलग अलग दिया हुआ मिलेगा। तो लिखो अब आगे, Z के प्रत्येक, 1 नंबर इक्वेशन तक लिखने के बाद लिखिएगा बेटा, Z के प्रत्येक, Z के, या ऐसे लिख लो Z समतल के, Z के नहीं, Z समतल के प्रत्येक, Z समतल के प्रत्येक बिंदु के संगत, Z समतल के प्रत्येक बिंदु के संगत W समतल में, Z समतल के प्रत्येक बिंदु के संगत W समतल में एक बिंदु, W समतल में एक बिंदु U, V प्राप्त होता है या प्राप्त होगा या विद्यमान होगा। W समतल में एक बिंदु U, V विद्यमान होगा या प्राप्त होगा। फॉर द एवरी वैल्यू ऑफ, इंग्लिश में लिख लो, फॉर द एवरी वैल्यू ऑफ Z plane, for the every value of Z plane there is corresponding point U, V, there is corresponding point U, V in the W plane, in the W plane। आगे लिखिएगा, Z समतल तथा, Z समतल तथा W समतल, Z समतल तथा W समतल, Z समतल तथा W समतल के बिंदुओं के मध्य, Z समतल तथा W समतल के बिंदुओं के मध्य समीकरण 1 से परिभाषित, Z समतल तथा W समतल के बिंदुओं के मध्य समीकरण 1 से परिभाषित संबंध को, समीकरण 1 से परिभाषित संबंध या समीकरण को, परिभाषित संबंध या समीकरण को प्रतिचित्रण या रूपांतरण कहते हैं, प्रतिचित्रण या रूपांतरण कहते हैं। द करस्पॉन्डेंस डिफाइंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, प्रतिचित्रण या रूपांतरण कहते हैं। द करस्पॉन्डेंस डिफाइंड बाय इक्वेशन फर्स्ट बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ Z plane and W plane, the correspondence defined from equation first between the points of W plane and Z plane is known as mapping or transformation, is known as mapping और ट्रांसफॉर्मेशन। तो भाई अगर Z प्लेन से W प्लेन में क्या बनेगा, तो वो किस पे निर्भर करेगा कि आपके पास रूपांतरण क्या दिया हुआ है। अब मान लो यही रूपांतरण W इक्वल टू जेड स्क्वायर होता, यही W इक्वल टू जेड की पावर 1/2 होता, तो अलग पॉइंट आएगा इस पॉइंट के संगत। और अगर जेड स्क्वायर होता तो इस पॉइंट के संगत यहाँ क्या मिलेगा, अलग पॉइंट मिलेगा। तो ये क्या कहलाती है आपके पास कि Z समतल के बिंदु या पॉइंट का रूपांतरण कौन से में मिल जाए आपको, W में, और किसकी सहायता से मिलेगा उसे हम क्या कह देंगे, प्रतिचित्रण, या उसे हम क्या कह देंगे, मैपिंग कह देंगे। अब एक सवाल देखो, पहले थोड़ा सिंपल देखो फिर और आगे बढ़ेंगे। लिखो देखिए, लिखो क्वेश्चन लिखो। आपको दिया गया एक रूपांतरण या मैपिंग, रूपांतरण या मैपिंग दिया हुआ W इक्वल टू Z प्लस 1 माइनस आयोटा, W इक्वल टू Z प्लस 1 माइनस आयोटा, ये तो रूपांतरण है। और इसके बाद कहता है कि Z समतल में, इन Z प्लेन, Z समतल में आपको क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 0, Z समतल में कहता है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। ये कोई क्या है आपके पास, आयतीय क्षेत्र है, मतलब ये रेक्टेंगल बन जाएगा आपके पास, आयतीय क्षेत्र है।
इसका डब्लू समतल में आपको क्या पूछा है कि डब्लू समतल में क्या बनेगा, ये डब्लू समतल में इसका प्रतिबिंब कह दो या संगति कह दो। डब्लू समतल में इसकी इमेज क्या आएगी इस रूपांतरण के अंतर्गत, प्रतिबिंब कह दो या संगति या करस्पोंडेंस कह सकते हैं। संगति क्या होगी ये देखना आपको। कि एक ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है, जेड समतल में पॉइंट दिए गए हैं और इसके आधार पे आपसे पूछा है कि डब्लू समतल में क्या बनेगा। समझ रहे हो ना बात, तो कि भाई रूपांतरण दे दिया भाई, जैसे पीछे हम डेफिनेशन में कह के आए थे ये जेड समतल है, जेड में क्या दिया हुआ है जो आपको दिया हुआ है, ये रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसकी सहायता लेनी है और आपको बताना है कि इस रूपांतरण की सहायता से ये जो पॉइंट दिए हुए हैं, वैल्यू दी हुई है जेड वाली, इनका डब्लू में क्या बनेगा, यही तो पूछा आपसे। तो देखो कैसे करेंगे, बोर्ड पर देखो इसको। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि सर जेड में दिया गया है, तो ये तो हो गया जेड समतल, ये कौन सा प्लेन हुआ आपके पास, जेड प्लेन, ठीक है। और जेड प्लेन से आपको क्या देखना है, डब्लू प्लेन, तो यहाँ डब्लू देख लेंगे, ये हो गया आपका कौन सा, डब्लू प्लेन, ठीक है। अब डब्लू प्लेन में ज़रूरत होती है किसकी, यू और वी की, और जेड प्लेन में क्या होता है, एक्स और वाई। अब एक्स और वाई तो दिए हुए हैं आपको, देखो क्या क्या दिए हुए हैं उससे बात करेंगे। क्या दिया बेटा, एक्स इक्वल टू 0, कौन सी लाइन होती है, एक्स इक्वल टू 0 कौन सी लाइन, ये वाली लाइन एक्स इक्वल टू 0 होती है, यही होती है क्या, नीचे ज़रूरत होगी तो नीचे भी चले जाएंगे। y इक्वल टू 0 का मतलब ये लाइन, इधर ज़रूरत होगी तो इधर चले जाएंगे। फिर क्या कहता है, x इक्वल टू 1, तो ये लाइन कौन सी होती है, x इक्वल टू 1 लाइन होती है। फिर कहता है y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 को ये लाइन होगी, यही तो हुआ। ये तो कौन सी लाइन हुई बेटा, x इक्वल टू 0, ये कौन सा हुआ, y इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 1 और ये कौन सा हुआ, y इक्वल टू 2। अब ज़्यादा लंबी खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन्हीं से कौन सा क्षेत्र बन रहा है, आयतीय क्षेत्र बन रहा है आपके पास। मतलब ये वाला पार्ट है आपके पास, ये पूरा पार्ट आपके पास है ये वाला, और इसके अंदर ये रूपांतरण लगाना है। तो ये रूपांतरण हो गया W इक्वल टू जेड 1 प्लस कितना हो गया, आयोटा, यही रूपांतरण है। W इक्वल टू 1 माइनस है ना, तो W इक्वल टू जेड प्लस कितना दिया गया, 1 माइनस आयोटा। एक मिनट साइन चेक कर देते हैं, वैसे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा प्लस माइनस से, ठीक है माइनस है ना। W इक्वल टू दिया हुआ जेड प्लस 1 माइनस आयोटा। अब ये वाली वैल्यू इसमें काम में लो और इधर वाली वैल्यू निकालो कि इधर क्या बनेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इधर रेखा बन रही हो तो इधर रेखा ही खींचेगी, या इधर कोई सर्किल बन रहा हो तो इधर सर्किल ही बनेगा, बन भी सकता और नहीं भी बन सकता, आगे पॉइंट लिखेंगे वो तो अलग है। या इधर आयत बन रहा तो इधर आयत ही बनेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो इस पर निर्भर करता है कि किस टाइप का है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि इधर सर आयत बन रहा तो उधर आयतीय क्षेत्र ही बनेगा, बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, वो इस सवाल पे डिपेंड करेगा कि रूपांतरण कैसा दिया हुआ है। अब बोले सर ये वैल्यू तो ये दे रखी है एक्स वाई में, और यहाँ रखूँ कहाँ, यहाँ तो क्या लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है, तो z को बदलना पड़ेगा, तो z को बदलना पड़ेगा। और इधर भी बोले सर w को कहाँ काम में लेंगे, इधर भी ज़रूरत किसकी है, u और v की। तो देखो इसको तो लिख लेते हैं u प्लस कितना आयोटा v, z कितना हो गया x प्लस आयोटा y, और ये हो गया 1 माइनस कितना आयोटा। यहाँ से देखो बेटा ये हो गया u प्लस आयोटा v, x प्लस 1 हो गया, और आयोटा कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया y माइनस 1। यहाँ से देखो u की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x प्लस 1, तुलना कंपेरिजन तो करते हैं, और v की वैल्यू कितनी आ गई, y माइनस 1। अब बताओ कि x y की इधर से वैल्यू रख सकते हैं और u और v की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो रखो x इक्वल टू 0 रखने से कितना आएगा, कितना आएगा 1, तो u इक्वल टू 1 ये लाइन होती है कोई आपके पास, यही लाइन होगी, जैसे x होता है वैसे u है यहाँ। इसके बाद देखो नाम भी लिख देते हैं, ये कौन सी लाइन हो गई, u इक्वल टू 1। इसके बाद देखो x इक्वल टू कितना रखूँगा 1 रखूँगा तो u इक्वल टू कितना आएगा 2, तो दो कोई लाइन यहाँ होगी ऐसे, ये कौन सी लाइन हो गई, u इक्वल टू 2, यही लाइन होगी आपके पास। इसके बाद y इक्वल टू 0 रखूँगा तो v इक्वल टू कितना -1,
तो -1 लाइन ये 0 कोई नीचे होगी, तो हम मान लेते हैं ये लाइन कौन सी हो गई, -1, यही लाइन होगी। और इसके बाद में y इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 - 1 कितना होगा, 1। तो ये कोई लाइन कौन सी होगी, v इक्वल टू 1। तो ये वाला क्षेत्र आ गया आपके पास, ये वाला पार्ट आया ना आपके पास। अरे तो सूत्र थोड़ी बना दें इसका, एक सवाल में बन गया होगा। मैंने ऐसा थोड़ी नोट लिखवा दिया कहीं कि आयत का आयत ही बनेगा, है ऐसा थोड़ी लिखा कहीं, बन सकता है नहीं भी बनेगा, अभी तो बहुत सारे सवाल हैं, करो देखिए नोट। कर लिया नोट सबने। अब देखो ये तो किसकी बात हुई, सिंपल प्रतिचित्रण या क्या देखा हमने, मैपिंग। जरूरी नहीं कि तो कॉम्प्लेक्स चल रही इसलिए कॉम्प्लेक्स में देख लिया, वास्तविक की बात होती तो वास्तविक फंक्शन में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो अब किस पे आते हैं, अनुकोण प्रतिचित्रण पे। अब लगाओ वापस हेडिंग अनुकोण प्रतिचित्रण, कि अब अनुकोण प्रतिचित्रण क्या होगा। मैपिंग तो समझ ही गए कि z समतल में कुछ होगा, एक रूपांतरण होगा, उसकी सहायता से किसमें मिलेगा, w समतल में। ये तो क्या हुई, मैपिंग हुई, ठीक है। अब किसकी बात होगी बेटा, अनुकोण प्रतिचित्रण या कन्फॉर्मल मैपिंग की। अनुकोण प्रतिचित्रण या कन्फॉर्मल मैपिंग। अब देखो बोर्ड पे, ये अपने पास z प्लेन और ये अपने पास क्या है, w प्लेन, ठीक है। अब बोर्ड पे देखो, अपने पास क्या लेके चलेंगे इसमें, मान लो z प्लेन में कोई एक पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट होगा, उसको कोई नाम दे सकते हैं, z0 नाम दे दो। अब पॉइंट होगा मतलब कोई x, y वैल्यू होगी ये। अरे कोई पॉइंट होगा तो चाहो तो इस पॉइंट को कोई p नाम दे दो, और पूरा नाम देना चाहो तो z0 कह दो,
या अगर वैसे देखना चाहो तो कोई वैल्यू तो होगी, कोई समीसर संख्या x, y। ठीक है, एक पॉइंट है, चाहे p पॉइंट कह दो, चाहे z नोट कह दो, चाहे दो वैल्यू तो होंगी x, y। इधर से x की वैल्यू, इधर से किसकी वैल्यू होगी, y की। अब z समतल में आपके पास पॉइंट कितना है, कोई p नोट p पॉइंट है। इस p पॉइंट के संगत या करस्पॉन्डिंग w समतल में कोई पॉइंट आएगा। तो w समतल में जरूरी नहीं कि यहाँ का पॉइंट यहीं आए, कहीं भी आए। मान लो यहाँ आपके पास ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम कह देते हैं बेटा क्या, p डैश। और w में बात हो रही है तो w नोट कह देंगे, और w में बात हो रही है तो कोई बिंदु कितने होंगे, u, v। ठीक है, अब हमारे पास क्या होंगे, कोई भी दो वक्र या कर्व होंगे। अब हमारे पास क्या होंगे, कोई दो वक्र या कर्व होंगे। जैसे मान लो एक ये वक्र है आपके पास और एक वक्र या कर्व ये। उन दोनों वक्र या कर्व का प्रतिच्छेद बिंदु कौन होगा, P होगा आपके पास। एक वक्र या कर्व को हम नाम दे देते हैं कोई C1 और एक वक्र या कर्व को क्या नाम देते हैं, C2। अब देखो ऐसा कह सकते हैं कि इस वक्र के संगत उधर भी कोई कर्व आएगा और इस वक्र या कर्व के संगत या करस्पॉन्डिंग उधर भी कोई क्या मिलेगा, कर्व आएगा। ठीक है, कुछ तो आएगा इसका। या ऐसा कह सकते हैं कि भाई वक्र बनता किससे है, बिंदु पॉइंट से मिला के ही तो बनता है। भाई वक्र या कर्व बनता किससे है, पॉइंट या बिंदु से ही तो बनता है। तो या ऐसा भी कह सकते हैं कि इन बिंदुओं के संगत इधर बिंदु मिलेंगे और उन बिंदुओं से क्या मिलेंगे, इधर भी वक्र या कर्व मिलेंगे। अब ऐसा इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको ये देखना है कि ये z समतल हुआ, ये क्या हुआ, w समतल। इसमें कोई पॉइंट p है, उसके करस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट कितना है, p डैश है। ठीक है, अब यहाँ कोई दो वक्र या कर्व हैं, एक वक्र C1 और एक वक्र क्या है, C2, जिनका प्रतिच्छेद बिंदु या इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है, P है। इनके संगत या करस्पॉन्डिंग इधर मान लो कोई दो कर्व आ गए, एक कर्व ये आ गया, एक कर्व ये आ गया आपके पास। एक को मैंने नाम दे दिया गामा 1 और एक को क्या नाम दे दिया, गामा 2। ये तो पता नहीं निशान गामा का होता है, ये भी महाभारत है। चलो है ना, ऐसे निशान गलत चिन्ह काम में नहीं लेंगे। इसको कह देते हैं C1 डैश और इसको कहते हैं C2 डैश। अब ठीक है काम, है ना, ये है ना, इसको कहते हैं C1 डैश और इसको कहते हैं C2 डैश। ठीक है, वही तो बात है ना, एक तो इंग्लिश पढ़ते हैं कि राम दिल्ली जाता है ना, बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं ना, बहुत समझ में आ रहा। एक वही लाइन कुछ किताबों में आती है कि टॉम इज गोइंग टू जोहान्सबर्ग। अरे ये कहाँ जा रहा है ना, नाम बदला और शहर बदलते ही मामला गड़बड़। ये किताब बेकार है, हमारे इसमें इंग्लिश समझ नहीं आ सकती, क्या पता कहाँ कौन सा टेंस बता रहा है ना। काम वही हो रहा है कि उसमें ही वही सिखा रहा है कि एक आदमी है एक जगह जा रहा है, और इसमें भी एक आदमी और एक जगह जा रहा है, लेकिन ये खराब है, वो ठीक है ना। चलो कोई नहीं। अरे ये निशान भी पता नहीं है क्या आपको, ये बताओ, तो पढ़ना पड़ेगा थोड़े दिन में। ये तो पता है ना, गामा का निशान होता है ये। हाँ चलो तो फिर ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी गलती से काम में ले लिया, ध्यान रखूँगा आगे से। अब देखो क्या हुआ, दो वक्र या कर्व हैं, एक C1 और एक क्या है, C2 है। इनके संगत या करस्पॉन्डिंग W प्लेन में दो कर्व होंगे, C1 डैश और क्या होंगे, C2 डैश। ठीक है, और उनका भी प्रतिच्छेद बिंदु वही होगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो क्या हुआ, यहाँ तक तो क्या हो रहा है, प्रतिचित्रण ही हो रहा है, मैपिंग। इधर वालों का Z वालों का किस में आ रहा है, W में। अब बोले सर इस मैपिंग को अब क्या कहेंगे, अनुकोण प्रतिचित्रण कहेंगे। कब कहेंगे, इन दोनों वक्र के बीच का कोण और इन दोनों वक्र के बीच का कोण अगर समान हो, पहली बात, इन दोनों के प्रतिच्छेदन कोण जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर या इक्वल होनी चाहिए। इसके साथ साथ दोनों वक्रों की अभिदिशा या डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखो इनकी डायरेक्ट अभिदिशा क्या है, इधर, ऐसे ही तो इनकी अभिदिशा, और इनकी अभिदिशा भी यही है। मैं आगे जाके ये भी तो इसी रूप में आने हैं, और इनकी अभिदिशा भी यही है। अब इनकी ऐसी होती अभिदिशा कि एक ऐसा होता आपके पास, या अलग होती, भाई इधर ये इन पॉइंट के लिए इधर जा रहे हैं, तब तो अभिदिशा क्या हो गई, अलग हो गई। तो अनुकोण प्रतिचित्रण में दो बातें होंगी आपके पास, अनुकोण प्रतिचित्रण में दो बातें होंगी। एक तो इनके मध्य का कोण क्या होना चाहिए, समान, और इन दोनों समतल में Z समतल और W समतल के जो वक्र या कर्व हैं उनकी अभिदिशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो पहले तो ये चित्र बनाओ, इसके बाद लिखवाते हैं और बातें बताते हैं इसकी।
बना लिया डायग्राम? अब लिखिए, इसमें लाइन लिखो नीचे। तो ये थ्योरी लिखने की तो ज़रूरत नहीं है इसकी, आप चाहो 10 लाइन लिख लेंगे कि एक जेड समतल है, एक डब्ल्यू समतल है, एक पॉइंट इधर पी है, इधर पी डैश है, वो पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, इधर यू कॉमा वी है, फिर कर्व C1 है, C2 है, उसकी मैपिंग गामा 1 या C1 डैश C2 डैश होगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे लिखो इसमें नीचे, यदि दोनों समतलों पर दोनों चित्रों में कोण की दोनों समतलों में दोनों चित्रों में दोनों चित्रों में वक्रों के मध्य का कोण वक्रों या कर्व के मध्य का कोण समान हो, वक्रों के मध्य का कोण समान हो तथा कोण की अभिदिशा एक ही अभिदिशा हो। ऐसे लिख लो, तथा कोण की एक ही अभिदिशा हो, तो ऐसे रूपांतरण को अनुकोण प्रतिचित्रण या रूपांतरण कहते हैं। ऐसे रूपांतरण को अनुकोण प्रतिचित्रण या रूपांतरण कहते हैं। तो ऐसे रूपांतरण को अनुकोण प्रतिचित्रण या रूपांतरण कहते हैं। ऐसे रूपांतरण को अनुकोण प्रतिचित्रण या रूपांतरण कहते हैं। In the above diagrams, if the angle of intersection between the curves of z plane and w plane is same and the directional of angles is also same then this mapping is known as conformal mapping. एक लाइन और लिखो आगे, यदि प्रतिचित्रण इस प्रकार है कि, एक लाइन और लिखो, यदि प्रतिचित्रण इस प्रकार है कि वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर कोणों का मान या कोणों का परिमाण अपरिवर्तित रहता है। यदि प्रतिचित्रण इस प्रकार है कि वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर कोणों का मान या परिमाण अपरिवर्तित रहता है, परंतु उनकी अभिदिशा बदल जाती है, तो ऐसे प्रतिचित्रण को तुल्य कोणीय कहते हैं। या आइसोगोनल कहते हैं। तो ऐसे प्रतिचित्रण को तुल्य कोणीय क्या कहते हैं? आइसोगोनल कहते हैं। A mapping such that, या a mapping of such type in which the angle of intersection remains unchanged, but directional of angle changes, या is changing, then this mapping is known as isogonal mapping.
तो यहाँ से थ्योरेटिकल सवाल बन सकता है। अब इतनी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं थी, समझ में आना चाहिए कि अनुकोण प्रतिचित्रण में क्या होगा और तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण में क्या होगा। अनुकोण में तो क्या होगा कि दोनों समतल या दोनों तल में जो वक्र या कर्व हैं उनका प्रतिच्छेदन कोण क्या रहेगा, समान। उसके साथ साथ अभिदिशा भी क्या रहेगी, समान। और अगर कोण ही समान रहता है और अभिदिशा समान नहीं रहती है तो उसे क्या कहेंगे, तुल्य कोणीय या आइसोगोनल। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट लिखिएगा आगे। नेक्स्ट लिखो, आवश्यक प्रतिबंध या नेसेसरी कंडीशन क्या होगी किसी फंक्शन के लिए। फलन एफ जेड, फलन डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड के अनुकोण प्रतिचित्रण, फलन डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड के अनुकोण प्रतिचित्रण के निरूपण के लिए आवश्यक प्रतिबंध, के निरूपण के लिए आवश्यक प्रतिबंध, के निरूपण के लिए आवश्यक प्रतिबंध, निरूपण के लिए आवश्यक प्रतिबंध। नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन, नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन w इक्वल टू एफ जेड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फॉर्मल मैपिंग, फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फॉर्मल मैपिंग। कि कोई भी फंक्शन होगा आपके पास w इक्वल टू एफ जेड, क्या वो अनुकोण प्रतिचित्रण बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। एग्जाम में सवाल भी आते हैं ऐसे कि कोई भी फंक्शन दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि क्या ये अनुकोण प्रतिचित्रण है या नहीं है। भाई जैसे दे देगा w इक्वल टू जेड इज जेड बार दे दिया, या जेड स्क्वायर दे दिया, अंडर रूट जेड दे दिया, इनमें से कौन सा तो अनुकोण प्रतिचित्रण बनाएगा और कौन सा अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं बनाएगा। तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक बातें, क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है, तो लिखिएगा। माना कि फलन w इक्वल टू एफ जेड, माना कि फलन w इक्वल टू एफ जेड, माना कि फलन w इक्वल टू एफ जेड कोमा z समतल में, कोमा z समतल में एक विश्लेषिक फलन है, कोमा z समतल में एक विश्लेषिक फलन है, z समतल में एक विश्लेषिक फलन है। माना कि फलन w इक्वल टू एफ जेड z समतल में एक विश्लेषिक फलन है। कंसीडर ए फंक्शन w इक्वल टू एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन z प्लेन, तथा आगे लिखिए तथा दिए गए क्षेत्र में, तथा दिए गए क्षेत्र में एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तथा दिए गए क्षेत्र में एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तथा दिए गए क्षेत्र में एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एंड इन द गिवन रीजन एफ डैश जेड इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एंड इन द गिवन रीजन एफ डैश जेड इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तब प्रतिचित्रण, आगे लिखो, तब प्रतिचित्रण w इक्वल टू एफ जेड, तब प्रतिचित्रण w इक्वल टू एफ जेड इस क्षेत्र में, तब प्रतिचित्रण w इक्वल टू एफ जेड इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर, ऐसे लिखो, इस क्षेत्र के, तब प्रतिचित्रण w इक्वल टू एफ जेड इस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर, इस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर अनुकोण है, इस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर अनुकोण है। देन द मैपिंग w इक्वल टू एफ जेड, देन द मैपिंग w इक्वल टू एफ जेड, देन द मैपिंग w इक्वल टू एफ जेड is conformal at every point, is conformal at every point, is conformal at every point, is conformal at every point of this region, is conformal at every point of this region। क्या लिखा अपन ने, देखो ये पर्याप्त करना बेटा है ना, आवश्यक नहीं है, पर्याप्त लिखना इसकी जगह। भाई अनुकोण हो जाएगा, ये लिखा ना अपने पॉइंट है ना। भाई अनुकोण होने के लिए ये बातें हो जाएंगी तो पर्याप्त है। ये तो लास्ट में क्या लिखा है कि अनुकोण है, तो ऊपर वाली बातें होते क्या हो जाएगा, अनुकोण। इसका मतलब कौन सी कंडीशन है, पर्याप्त है। नेसेसरी लिखना इसको, पर्याप्त का मतलब सफिशिएंट, नेसेसरी नहीं सफिशिएंट। अब लिखो आवश्यक,
नेक्स्ट पॉइंट लगा के लिखो भाई। देखो ऊपर वाली क्या बातें लिखी हुई इसमें कि एक फंक्शन होना चाहिए। भाई किसी भी सवाल में एग्जाम में पूछेगा अनुकोण चेक करना है, पढ़ो देखो क्या होना चाहिए इसमें। एक फंक्शन होगा, फंक्शन क्या होना चाहिए, विश्लेषिक। विश्लेषिक के साथ साथ उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, अब नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये दो बातें हो जाती हैं तो वो उस जो क्षेत्र देगा उसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, अनुकोण होगा। तो ये दो बातें होते ही ये क्या हो गई, पर्याप्त है। तो ये कौन सी कंडीशन थी, आवश्यक लिख दिया था अपन ने, क्या है ये, पर्याप्त या सफिशिएंट कंडीशन है। अब लिखो आवश्यक, आवश्यक प्रतिबंध, इतना ही लिख लो। इसी के नीचे आवश्यक प्रतिबंध या नेसेसरी कंडीशन। ये तो कौन सा प्रतिबंध लिखा था, पर्याप्त, की ये बातें होते ही तो क्या हो जाएगा, अनुकोण हो जाएगा। अब लिखो इसके अंदर आवश्यक प्रतिबंध लिखिएगा। यदि W इक्वल टू एफ जेड, यदि W इक्वल टू एफ जेड, यदि W इक्वल टू एफ जेड दिए गए क्षेत्र का, यदि W इक्वल टू एफ जेड दिए गए क्षेत्र या प्रांत का, यदि W इक्वल टू एफ जेड दिए गए क्षेत्र का Z समतल में, यदि W इक्वल टू एफ जेड दिए गए क्षेत्र या प्रांत का Z समतल, Z समतल में एक अनुकोण, Z समतल में एक अनुकोण, Z समतल में एक अनुकोण प्रतिचित्रण, Z समतल में एक अनुकोण प्रतिचित्रण W समतल के अनुकोण प्रतिचित्रण W समतल के क्षेत्र में है, W समतल के क्षेत्र में है, W समतल के क्षेत्र में है, तब एफ जेड, तब एफ जेड, तब एफ जेड कॉमा जेड का विश्लेषिक फलन, तब एफ जेड जेड का विश्लेषिक फलन होता है, तब एफ जेड जेड का विश्लेषिक फलन होता है। इंग्लिश में लिख लो, इफ W इक्वल टू एफ जेड रिप्रेजेंट्स, if W equal to fz represents a conformal transformation, if W equal to fz represents a conformal transformation, conformal transformation of a domain in z plane, of a domain in z plane, of a domain in z plane, of a domain in z plane into the domain of W plane, into the domain of W plane, then fz is analytic function। देखो इस पॉइंट से इतना ही पता चलता है, then fz is analytic function। देखो दो बातें करिए, एक तो पर्याप्त है, एक तो कौन सी कंडीशन में बात हुई, पर्याप्त या सफिशिएंट कंडीशन में बात हुई। सफिशिएंट कंडीशन में तो क्या होना चाहिए सर, कि कोई भी एक फंक्शन होगा आपके पास W इक्वल टू कितना, एफ जेड। पहली बात तो ये फंक्शन क्या होना चाहिए बेटा, विश्लेषिक या एनालिटिक होना चाहिए। विश्लेषिक या एनालिटिक के साथ साथ इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव देखें तो वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। अगर ये दोनों बातें हो जाती हैं तो आप कह सकते हो कि जो मैपिंग थी W इक्वल टू कौन सी, एफ जेड, ये कौन सी मैपिंग बनेगी, अरे कौन सी मैपिंग बनेगी, अनुकोण प्रतिचित्रण या कन्फॉर्मल मैपिंग बनेगी। ये तो है आप पर्याप्त कंडीशन की, इतना होगा तो क्या हो जाएगा, अनुकोण हो जाएगा। अब एक होती है कि आवश्यक, आवश्यक में क्या है, नेसेसरी में कि ऐसा तो होगा ही होगा। जैसे आपको पहले बताया था ना मैंने कि कोई भी सवाल विश्लेषिक होगा तो उसमें आवश्यक है कि वो कौन से समीकरण संतुष्ट करेगा, अरे कौन से समीकरण सेटिस्फाई करेगा, कॉची-रीमान CR इक्वेशन। विश्लेषिक है तो क्या आवश्यक है, CR इक्वेशन जरूरी है, लेकिन CR इक्वेशन है तो उल्टा जरूरी था क्या, नहीं था। तो वैसे ही अगर कोई मैपिंग के आपके पास क्या हो, अनुकोण प्रतिचित्रण हो, कोई भी मैपिंग है आपके पास W इक्वल टू कितना, एफ जेड, और अगर वो अनुकोण प्रतिचित्रण है तो वो क्या कह सकते हो कि वो विश्लेषिक तो होगा ही होगा। यही लिखा हुआ, पढ़ के देख लो चाहिए। तो फलन क्या होगा, विश्लेषिक या क्या होगा आपके पास, एनालिटिक। लेकिन अकेले एनालिटिक होने से, अकेला एनालिटिक या विश्लेषिक होने से अनुकोण नहीं होगा। अनुकोण होने के लिए दो बातें जरूरी हैं, एक तो विश्लेषिक या एनालिटिक भी हो और उसके साथ साथ उसका डेरिवेटिव क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो, तब क्या हो जाएगा, अनुकोण। लेकिन अनुकोण है तो विश्लेषिक होगा ही होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो
वो चेक करना पड़ेगा फिर आपको। तो ये कौन सी कंडीशन है, आवश्यक, और ये कौन सी कंडीशन आपकी पर्याप्त कंडीशन। तो दोनों बातें याद रहनी चाहिए, पॉइंट के अकॉर्डिंग भी, और जब सवाल करेंगे तब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो एक सवाल लेते हैं, जैसे कि एफ जेड इक्वल टू, यहीं देख लेते हैं सवाल। क्वेश्चन आपके पास एफ जेड इक्वल टू कितना है, जेड बार। अब मुझे चेक करके बताओ कि अनुकोण प्रतिचित्रण है क्या। एफ जेड इक्वल टू कितना है, जेड बार, और आपको ये चेक करके, भाई ऐसा सवाल एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से अनुकोण है या अनुकोण नहीं है। तो अब आपको एक सवाल दिया मैंने, एफ जेड इक्वल टू जेड बार, और आपको चेक करना है कि अनुकोण प्रतिचित्रण है या नहीं है, कॉन्फॉर्मल मैपिंग होगा कि नहीं होगा, बताइए। आराम से 2-3 मिनट समय ले सकते हो, लेकिन आराम से। हाँ भाई बताओ। अरे भाई ये फंक्शन अवकलनीय नहीं है, पहली बात। अवकलन नहीं है तो विश्लेषिक नहीं होगा भाई। वहाँ नहीं जाते हैं कि क्या पॉइंट पे ग्राफ क्या बदलेगा, क्या डायरेक्शन होगी, कोण क्या आएंगे, उस पर नहीं जाना आपको, डायरेक्ट ही दिख जाएगा ये तो। भाई यही तो है, ये एनालिटिक है क्या, ये अवकलनीय था क्या, पहले चेक किया था इस सवाल को, क्या आंसर आए थे इसमें, एक और मैंने कहा था 4 बार करा दिया, याद हो गया होगा अब तो, है ना। एक और -1 उत्तर आए थे इसके, 2 बार सोल्व किया था, एक बार अलोंग एक्स एक्सिस गए थे और एक बार अलोंग वाई एक्सिस गए थे। तो सीमा ही विद्यमान नहीं हुई थी, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी थी, तो अवकलनीय नहीं हुआ था। जो अवकलनीय डिफरेंशिएबल नहीं होगा वो क्या नहीं होगा, विश्लेषिक भी नहीं होगा। तो ये आवश्यक कंडीशन अभी तो लिख के आए पर्याप्त, कि क्या क्या होना चाहिए। विश्लेषिक तो पहले में ही कैंसिल हो गया, तो ये अनुकोण प्रतिचित्रण होगा क्या, नहीं होगा। भाई एंगल से जाने की जरूरत नहीं है आपको, अनुकोण प्रतिचित्रण होगा क्या, नहीं है, ये नॉट ए कन्फॉर्मल मैपिंग। अब वैसे भी देखा जाए, जेड बार है, जेड बार है आपके पास, तो जेड की वैल्यू रखी जाएंगी इसके अंदर। अरे मान किसके रखे जाएंगे, जेड के, और मिलेगा क्या, बार होके मिलेगा उसका। मैं जैसे मान लो मैं रखूँगा 2 + 3 आयोटा, तो क्या मिलेगा 2 - 3 आयोटा। भाई डब्लू की वैल्यू कितनी आएगी, एफ जेड का मतलब है किसके बराबर है, डब्लू के बराबर है। अगर 2 + 3 आयोटा लेके चलेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 - 3 आयोटा। तो लाइन तो उसी पे रहेगी वैल्यू, लाइन तो उसी पे रहेगी, जिस लाइन पे 2 + 3 आयोटा है उसी लाइन पे कौन होगा, अरे उसी लाइन पे कौन होगा, 2 - 3 आयोटा। लेकिन अभी दिशा बदल जाएगी फिर। अगर भाई ये पॉइंट है जैसे आपके पास 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा का मतलब कहाँ है, 2, 3, तो 2 ये रहा, 3 ये रहा, ऐसा ही होगा। और जैसे ही उधर चले जाएंगे तो 2, कितना होगा, -3, तो 2, -3 कहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास। लेकिन लाइन तो वही है, एंगल तो वही रहेगा, कोण तो, लेकिन डायरेक्शन बदल गई, पहले जा रहे थे इधर,
अब जा रहे हैं कहाँ, नीचे। तो वैसे भी देख सकते हैं इसको, भाई इसमें कोण या एंगल तो नहीं बदलेगा, लेकिन क्या बदल जाएगी, डायरेक्शन। पहले हम किस में चल रहे थे, प्लस में, अब कहाँ आ गए, माइनस में। या माइनस पहले होता तो अब किस में आ जाते, प्लस में आ जाते। तो इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। और भी कई सवाल देखेंगे अभी। चलो भाई अगला सवाल लिखो, देखें। आपको दिया गया रूपांतर या ट्रांसफॉर्मेशन z इक्वल टू आयोटा माइनस डब्लू अपॉन आयोटा प्लस डब्लू। ये दिया हुआ रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और इसमें ये कहता है कि डब्लू समतल का धन अर्धतल, क्या दिया गया आपको, डब्लू समतल का धन अर्धतल, मतलब पॉजिटिव हाफ प्लेन है ना। धन का होता धनात्मक, धन अर्धतल, डब्लू समतल का धन अर्धतल। धन अर्धतल कौन सा होता है, v ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डब्लू समतल का धन अर्धतल के समवर्ती, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग, के समवर्ती या करस्पॉन्डिंग z समतल में, z समतल में क्या बनेगा, z समतल में क्या बनेगा, ये बताना आपको कि भाई z समतल में क्या बनेगा। उल्टा पूछा आपसे, w का दिया और z का पूछा है। अब ऑप्शन तो कई कोई बना लो, व्रत बनेगा, कोई कह देगा जो आधा धन अर्धतल है वो धन अर्धतल ही बन जाएगा, ये है ना, कई सारे कैसे भी ऑप्शन बना लो। मेरी तरफ क्या देख रहे हो, करो सवाल, ये है ना, है। अरे भाई रूपांतरण आपको दिया हुआ है, दिया हुआ है ना रूपांतरण। W की वैल्यू आपको दे रखी है। धन अर्धतल समझते होंगे, ये ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, धन अर्धतल है। ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, धन अर्धतल। अब ये वैल्यू रखो और बताओ कि Z में क्या बनेगा, है क्या बनेगा। एक आयत देख लिया हमने, है ना। भाई इसमें क्या करना है, W की वैल्यू तो रखनी है। अब W डायरेक्ट तो W की वैल्यू दी नहीं है। W की वैल्यू क्या होती है, U और V में दी हुई है। तो W की वैल्यू UV की फॉर्म में तो आपको दी गई है। और किसकी वैल्यू निकालनी है, Z की, तभी तो बनेगा कि Z समतल में क्या होगा। अब देखो रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन क्या दी गई है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। और 2-3 टाइप के तो आ गए वो चकती डिस्क वाले, तो ये ठीक है सवाल। पहले बना लेते हैं आपका कौन सा, W समतल। W समतल क्या क्या दिया हुआ है कि W समतल का धन अर्धतल, ये होता है U और ये क्या होता है V। तो धन अर्धतल कौन सा हुआ, V ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये वाला पार्ट हुआ आपके पास, अरे यही तो पार्ट हुआ, या और कोई पार्ट होगा, क्या पता कोई नई खोज कर ली हो। देखो मेरे से तो खोज हो नहीं पाएगी, खोज जो करोगे वो आप ही करोगे, नई नई, है ना, कि ऐसा भी हो गया, है ना, फिर मैं भी देखूंगा कि क्या किया है ना। और इसके बाद देखो ये कौन सा तल होगा आपके पास, Z तल, इसका हमें पता नहीं है। ये कौन सा हो गया, Z समतल या Z प्लेन, इसका हमें पता नहीं है कि भाई इसमें क्या है। ये तो पूछा अगले ने कि इसमें क्या बनेगा। अब देखो इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करना है Z इक्वल टू आयोटा माइनस डब्लू, और ये दिया गया बेटा आयोटा प्लस डब्लू। अब जो वैल्यू दे रखी है वो V की वैल्यू दे रखी है आपको, W की वैल्यू देता तो डायरेक्ट पुट कर लेते और किसका रिजल्ट आ जाता, Z का। अब Z को तो ऐसा ही रख लिए, चलो कोई बात नहीं है। ये हो गया आयोटा, अब Z को बदल तो लूँ x प्लस आयोटा y में, लेकिन इधर तुलना नहीं होगी, ऊपर भी आयोटा नीचे भी आयोटा, काम आसान नहीं है ना। पिछले सवाल जो किया था उसमें तो ऊपर एक आयोटा था, तो इधर तुलना कर ली, बिना आयोटा वाले बिना आयोटा के बराबर, आयोटा वाले आयोटा के बराबर। इसमें ऊपर भी आयोटा है नीचे भी, अभी तो 2-2 आयोटा और आएंगे, ये है ना, u प्लस आयोटा भी ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा।
तो ये हो गया माइनस, ये कितना हो गया बेटा u प्लस आयोटा वी, और ये हो गया आयोटा, और ये कितना हुआ u प्लस आयोटा वी। अब क्या सीखा, बोले सर इतना ही सीखा कि बिना आयोटा वाले एक जगह कर लो और आयोटा वाले एक जगह कर लो, तो कितना हो गया 1 माइनस वी, और ये हो गया u आयोटा, और ये कितना हो गया 1 प्लस वी। ठीक है, अब देखो एक काम करेंगे, ऐसे z का कुछ नहीं होता, एक मैंने इक्वेशन बताई थी आपको, ऐसे z से कोई कुछ नहीं आता इससे। अगर आएगा कॉम्प्लेक्स में तो फिर मोड z माइनस जेड नॉट इक्वल टू एक r बताया था आपको कि z के मोड लग के भी कुछ आएगा तो फिर क्या बनाता है, ये वृत्त या सर्किल बनाता है ये। और ये वृत्त या सर्किल का क्या है, सेंटर, और ये वृत्त या सर्किल की क्या है, रेडियस। z से कुछ नहीं पता चलेगा, मोड z हो जाए तो पता चल जाए। तो हम एक काम कर लेते हैं, दोनों तरफ क्या ले लें, मोड ले लेते हैं। दोनों तरफ मापांक या मोड लेते हैं तो देखो क्या बनेगा, ये हो गया मोड z इक्वल टू, इधर भी मोड होगा तो ये हो गया माइनस का u प्लस आयोटा 1 माइनस वी, और नीचे बात करें तो प्लस का u आयोटा 1 प्लस कितना होगा v, यही हुआ। अब मोड की हम प्रॉपर्टी सीख के आए थे कि सर ऊपर का मोड अलग सोल्व कर सकते हैं, नीचे का मोड अलग सोल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हुआ आपके पास, मोड ऑफ z इक्वल टू, अब ऊपर वाले को ऐसे समझो कि सर ये x है, ये आयोटा y, x प्लस आयोटा y की जब मोड लग जाता है तो क्या खुलता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ क्या खुलेगा बेटा, यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस वी का होल स्क्वायर, और पावर कितनी आएगी 1/2, तो वो नीचे भी आएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा। तभी तो कह रहा हूँ खोज आप ही करोगे, अभी तो कहा था थोड़ी देर पहले कि आविष्कार जो करोगे वो तुम ही करो, मैं तो जितनी मैथ बनी है वहीं तक बस। कुछ कोई कभी कभार ध्यान नहीं रहे तो गलत भले ही बता सकता हूँ कि 2 स्टेप बाद पता चले कि अच्छा गड़बड़ बता दिया है ना, इतना नया नहीं खोजूंगा लेकिन, है ना। ये है, जो कोसी कहेगा वो कोसी का कहूँगा, जो रिमान कहेगा वो रिमान कहूँगा, भारत सर भास्कर सर की तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, है ना। ये है, ये हो गया यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस वी का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ तक वैल्यू आ गई अपने पास, पहले था W में अब आ गया UV में। अब वैल्यू रख सकते हैं इसके अंदर, V की वैल्यू दे रखी है बोर्ड पे देखना, 2 वैल्यू है इसमें, 2 है क्या, अरे V की 2 टाइप की वैल्यू है क्या यहाँ, एक तो V इक्वल टू कितना है 0, और एक है 0 से ज़्यादा। जब अगर मैं V इक्वल टू 0 लिखूँगा, इसमें वैल्यू पुट करूँगा बेटा, क्या पुट करेंगे, V इक्वल टू 0, तो बताओ Z का कितना रिजल्ट आएगा, यहाँ जैसे 0 पुट करूँगा ये ऊपर नीचे सेम बन जाएगा, और कितना आएगा 1, तो मॉड ऑफ Z इक्वल टू 1। इसके बाद बोले सर 0 ही कैसे, 0 से बड़ी वैल्यू भी तो पुट करनी है अपन को, 0 से बड़ी वैल्यू पुट करूँगा तो देखो ये आंसर कितना आएगा इसका, बोर्ड पे देखो, यू स्क्वायर सेम है, हट गए, ये तो हट गए, ऐसे मान लो। यहाँ एक में से जो वैल्यू रखूँगा वो घटेगी, तो मतलब ऊपर वैल्यू क्या रहेगी, कम, और यहाँ जो वैल्यू रखूँगा वो एक में क्या होगी, प्लस, तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। तो ऊपर वैल्यू कम, नीचे वैल्यू क्या हुई, ज़्यादा, तो आंसर 1 से छोटा, तो रिजल्ट आएगा 1 से कम। यही हुआ आपके पास। अब सवाल में इन दोनों बातों को मिला के लिख रखा है, तो हम अपन भी मिला देते हैं, ऐसे लिख दें क्या इसको, v ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इधर दोनों को एक साथ लिख दिया तो इनको भी लिख दूं क्या, क्या बनेगा ये बताओ, ये क्या बनेगा, मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1। क्या है ये वृत्त या सर्किल है जिसका सेंटर कितना 0, और त्रिज्या रेडियस 1, और 1 से अंदर का पूरा पार्ट, लेस देन भी तो है, तो ये बनेगा आपके पास, ये 0 सेंटर, ये 1 त्रिज्या, और ये पूरा पोर्शन। तो आंसर में जब आएगा ऑप्शन में तो इस तरीके का आएगा, वृत्त इतना भी दे सकता है ऑप्शन, और ऑप्शन में पूरा लिखा भी आ सकता है, मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1। करो देखे नोट।
वैसे नॉर्मल 3 से 4 सवाल आएंगे अभी कॉम्प्लेक्स में। अब पिछले साल तो 8 सवाल आए थे। हाँ, तभी आप बोल्ड हो गए थे, है ना। वैसे कौन पढ़ के भी कौन गया था ना, बोले पुराना पढ़ रखा वही पढ़ रखे है। नया सिलेबस जुड़ा था ये कॉम्प्लेक्स का, तो वैसे ही बहुत हल्के में लिया था इसको, तो फिर इसने 8 सवाल आए थे इसमें से, है ना। मैपिंग के आए थे 4 सवाल, तो अभी जो मैपिंग पढ़ रहे हैं 4 सवाल तो उसके आए थे भी, ये है ना। और एक सवाल आया था आपके कंटिन्यूटी लिमिट वाला। एक सवाल आया था कि आप कौन सा कथन सही है, लाप्लास संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा। और एक सवाल आया था वो मोड जेड स्क्वायर कराया था ना, जेड स्क्वायर 0 पर क्या होगा, अवकलनीय, बाकी कहीं अवकलनीय नहीं होगा। तो एक वो सवाल आया था, तो यही सवाल आया मैं। एक प्रतिलोम बिंदु पढ़ाया था आपको, पढ़ाया था क्या? अरे प्रतिलोम बिंदु पढ़ाया था क्या इसी साल या और किसी साल? इसी साल। तो उसकी कंडीशन लिखवाई थी क्या मैंने? हाँ, तो एक सवाल वो पूछा गया है। लिख लिया अभी सबने? तो इसमें है ना जितना पढ़ाया है, ये प्रैक्टिस सीट भी कल मिल जाएगी, है ना, कुछ सवाल प्रैक्टिस के तौर पे। वैसे मैं प्रैक्टिस सीट के फेवर में कम रहता हूँ, है ना, आपको बता देता हूँ, आपकी आत्म संतुष्टि के लिए मिलती है वो, है ना। ये है, मैं साफ कहता हूँ, है ना, कि उसमें से क्या है कि सवाल ज़बरदस्ती एक सवाल के 2 टुकड़े किए रहते हैं। बाकी सवाल जो आएंगे वो किताब के डायरेक्ट सवाल आएंगे, ये है ना, बुक के डायरेक्ट सवाल आएंगे। वो सीट ऐसी है कि अरे सर सीट नहीं मिल रही, है ना, एक अंदर आती है ना फीलिंग कि वो सीट नहीं मिल। अब बताओ ईमानदारी से, पिछली सीट के पूरे सवाल किसने देखे हैं? करने तो छोड़ो, अलजेब्रा वाली मिली थी ना, हाँ, पूरे सवाल किसने देखे हैं? कुछ सवाल तो उसमें मैंने सॉल्यूशन भी कराया हुआ ऐप में, कराया हुआ ना, और उसमें कुछ 10-15% हटा भी दिए थे, उनमें किसी में मिस्टेक भी थी छोटी मोटी, इसलिए। लेकिन फिर भी 125 के आसपास सवाल थे, उसमें तो थे ज़्यादा, लेकिन 125 सवाल मैंने कराए थे ऐप में। ईमानदारी से बताओ किसने किए? 25 तक कौन पहुंचा? एक हटा दिया मैंने, 25 तक कौन पहुंचा? अब ये स्थिति है अपनी। और फिर क्या कहते हैं कि मास्टर सीट नहीं दे, ये है ना, कि सीट कहाँ है, सीट कहाँ है। पिछले के प्रीवियस ईयर के सवाल भी किसी ने ढंग से कॉपी में नहीं लिखे होंगे। जो 2-4 मैंने यहाँ कहा था लिख लो, वो तो लिखे होंगे, बाकी ऐप में लिखे पड़े हैं, क्या दिक्कत है ना, लिखे पड़े हैं ना ऐप में, तो पढ़े ही रह जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर के सवाल तो कम से कम, ऐसा नहीं कि भाई सवाल लिखने में कोई समय जा रहा है या पता नहीं क्या हो रहा है, पहले भी तो लिखते थे। ये पीडीएफ कॉपी, ये क्या कहते हैं, ये ऐप वाला, ये तो अब आया है ना थोड़े दिन में। पहले भी सवाल लिखते ही थे, सवाल लिखते भी थे, सवाल का सॉल्यूशन भी लिखते थे, ये है ना। तो मैथ्स है, ये कोई हिस्ट्री का पेपर नहीं है कि सोए सोए भी देख लेंगे अकबर कहाँ कहाँ गया था, है ना। ये तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर अकबर आपके घर आ जाएगा भाला लेके, है ना। ये देख लेना फिर, है ना। तो इसलिए सवाल लिखा भी करो, ऐसा नहीं कि पीडीएफ में लिखा हुआ है। ईमानदारी से बताओ तुम में से कि आज तक कितने बच्चों ने कितनी पीडीएफ इधर उधर से ट्रांसफ़र कराई होगी, कितनी डाउनलोड करी है ना, करी है ना, इस 3-4 साल में करी है, सबने करी है, ऐसा नहीं है, मैंने भी करी है 10-5, है ना। उनमें से किसी ने एक पीडीएफ क्या पूरी पढ़ी है क्या? एक, वास्तविकता बात करूंगा अभी मैं, है ना, ऐसे नहीं कि तुम ये पढ़ लेना पीडीएफ मिल जाएगी, ये मिल जाएगा। किसी ने एक पूरी पीडीएफ पढ़ी है क्या? या किसी ने किसी दोस्त का ज़बरदस्ती समय ख़राब करवा के तू वो फलानी फ़ोटो उतार के भेज दे पीडीएफ, वो भी किसी ने पढ़ी नहीं या लिखी नहीं पूरी। तो इसलिए उनको लिखो बेटा, और सीट और मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, किताब भी लाओ, रोज़ कह रहा हूँ। बुक के सवाल जो मैं बताऊँ इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है बुक का करने लायक, लगभग सवाल मैंने करा दिए जितनी ज़रूरत है। कोई एक आधा सवाल है जो आप प्रैक्टिस पे कर सकते हो, सेम पैटर्न का मिलेगा।
तो किताब लेके आओ ताकि कुछ हो, ये है ना, ताकि दो दो, वो कहा था ना मैंने, दो दो मालाएं डलेंगी फिर, है ना, एक हमारी तरफ से एक जीवन भर वाली, है ना, ये। चलो भी ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।